हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो जैसा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा थ्योरी वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आपने उसको देखकर अच्छे से पूरा रिवाइज कर लिया होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। और अच्छा खासा वेटेज रहता है इस चैप्टर का अगर आप पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बोर्ड से रिलेटेड जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से बनते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के टाइप देखने वाले हैं। मैं थ्योरी पूरी समझा चुकी हूँ आपको। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो अभी जाकर पहले देखें। थ्योरी आप पूरा रिवाइज करके आए, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इन केस अगर आपका कोई टॉपिक बच गया हो तो आप उसको जाकर रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और उसको प्रिपेयर कर लें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए, है ना, हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमने देखे थे जो आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। रेजिस्टेंस हमने देखा था, क्या होता है रेजिस्टेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। रेजिस्टेंस जो कि मतलब ऑब्स्टिकल होता है करंट के पाथ में, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली रिलेटेड होता है एरिया से। इन सब के यूनिट्स, इन सब के फॉर्मूले, यही सब मेनली ऑब्जेक्टिव को कवर करता है ना। कंडक्टेंस क्या होता है? आपका कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। 1/r क्या कहलाता है? आपका कंडक्टेंस कहलाता है। तो जो भी r का ही आपका प्रोपोर्शनल का साइन बनेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप उल्टा कर दीजिए तो ये काय का फॉर्मूला बन जाएगा? आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। रेजिस्टिविटी भी इसी को बोलते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहाँ से आप आर रो का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो रो का वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए, ए उधर गया, है ना। ए अपॉन एल इंटू आर, ये आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, इसका उल्टा कर दोगे, 1/रो कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r, और ये क्या हो जाएगा? L/A। तो ये L/A जो है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको एक अलग से टर्म दे दिया। तो बहुत सी बार अगर आपको ये कप्पा पूछे तो ये x/r भी आप इसको लिख सकते हो। जहां भी L/A है आप उसको x से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। जिस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, देखिए इन्हीं सब में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा रहा है ना। इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज K, आर क्या है? रेजिस्टेंस है। एल है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सी एम, ये मोल पर लीटर में क्या दे रखा है आपको? कंसंट्रेशन दे रखी है। कौन सी? मोलर कंसंट्रेशन। और ये क्या दे रखी है? ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो। अब रो का आपने क्या फॉर्मूला निकाला? अभी निकाला, ए अपॉन एल आर, ये रहा जो कि दिख रहा है ना। रो का क्या फॉर्मूला है? ए अपॉन एल इंटू आर, ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है CM CQ, इससे कोई लेना देना ही नहीं आपका, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कप्पा की वैल्यू पूछ ली। कप्पा क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/r तो देखो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 1/r मुझे यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन उल्टा इसका भी होगा ना। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, L/A हो जाएगा। ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है? मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ा था, दो टाइप की कंडक्टेंस होती है, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, जिसमें आप क्या करते हैं? कंडक्टिविटी लेते हैं। यहाँ पे अगर मोलर है तो मोलैरिटी से डिवाइड कर देंगे, या फिर उसको आप CM से भी डिनोट कर सकते हो। और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना रहता है 1000 का। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A, एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइट आप किस टाइप का ले लो, अगर दोनों का 1:1 रेशियो ले लो इलेक्ट्रोलाइट का,
तो आपका इनमें क्या रिलेशन हो जाएगा, है ना, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एम और लैम्डा इंफिनिटी ऑफ ई क्यू, इन दोनों में कैसा रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि देखिए लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में मेजरली डिफरेंस आता है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का। ठीक है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में किस चीज का डिफरेंस होता है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में जो डिफरेंस होता है वो होता है एन फैक्टर का, कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1:2 टाइप का है, 2:1, 1:3 टाइप का है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये तब आता है जब इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो चेंज हो जाता है ना। तो अगर आपका दोनों 1:1 का है तो आपका मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम रहने वाला है इन एनी केस, और उसमें आपका ये भी वैल्यू फिर बराबर आ जाएगा, मतलब सेम आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो देखिए सिल्वर आपका मेटेलिक कंडक्टर होता है, NaCl आपका मोल्टेन स्टेट में जब आपको लोगे तो बिल्कुल ये आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि Na+Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। एक्वस सोल्यूशन में भी लोगे तब भी आपके आयन अलग अलग हो जाएंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। कंडक्ट कौन नहीं करेगा, सॉलिड स्टेट में अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, by which of the following the resistance of the solution is multiplied to obtain a cell constant, आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है आपकी, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था यहाँ से रो L × A। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो मुझे क्या मिल जाए, L/A, सेल कांस्टेंट मिल जाए, है ना। तो मैं इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, L/A मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, देखो रो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R/रो इज इक्वल्स टू L × A। और 1/रो, देखिए इसमें 1/रो का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। अब 1/रो क्या होता है, 1/रो को मैं कप्पा लिख सकती हूँ, है ना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो R × K क्या हो जाएगा मेरा, L/A हो जाएगा। तो ये पहला ही मुझे ऑप्शन दिख रहा है जहां तक कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, increase in equivalent conductance of the solution of an electrolyte by dilution is due to, देखिए मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं डाइल्यूट करते जाते हैं सोल्यूशन को तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ती जाती है। तो उसका रीजन क्या है ना, कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि देखो आयनिक इंटरेक्शन अगर बढ़ा तो आपकी कंडक्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, मोलिकुलर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होकर रह जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ ही नहीं सकती है। इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होकर रहेगा तो आयनाइजेशन कम हो जाएगा और यहाँ पे भी आपकी कंडक्टेंस घट जाएगी। आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ आयनाइजेशन जितना बढ़ेगा मतलब जितने आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा आपकी कंडक्टेंस बढ़ती है। जैसे आप डाइल्यूट करते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ जाता है ना, आयंस अब ज्यादा बनने लग जाते हैं जिस वजह से आपकी कंडक्टेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, if the specific conductance and observed conductance of an electrolyte is same, then its cell constant will be, specific conductance और conductance में क्या relation है, देखिए specific conductance किसके बराबर आएगा, जो आपका K है वो बराबर होता है 1/रो के। तो 1/रो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो का फॉर्मूला है आपका 1/रो आपका बराबर हो जाएगा 1/R × L/A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 1/R ही तो आपका क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है आपका कप्पा ये, और 1/R होता है आपका कंडक्टेंस G, है ना। इन दोनों में ये कब बराबर होंगे, जब आपका जो सेल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू और x/L क्या, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल कांस्टेंट x, L/A को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाए, है ना। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सेल कांस्टेंट की यूनिट सिंपल सा सवाल है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला घुमा फिरा के आपसे फॉर्मूला ही पूछेगा वो सेंटीमीटर, और इसका और यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बच गई पूरी यूनिट, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये होता है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए जी की यूनिट होती है आपकी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बी इसकी यूनिट हो जाएगी। ये इक्विवेलेंट इनवर्स तो आपका कहाँ आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। If concentration of any solution is C gram equivalent per liter and specific resistance is A, its equivalent conductance किसकी बराबर हो जाएगी, तो इस equivalent conductance किसके बराबर होती है, लैम्डा EQ आपकी बराबर होती है specific conductance अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाती है आपके कंसंट्रेशन आ जाती है नॉर्मेलिटी वाली, और ऊपर में आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 का, ठीक है। तो पहले तो देखो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो दो ऑप्शंस तो आपके यहीं से कट गए, 1000 आपका नीचे नहीं आएगा, 1000 कहाँ आएगा आपका ऊपर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको कंफ्यूजन है के से, अब आपको किस किस फॉर्म में दे रखा है, आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ए दे रखा है ना, ए के फॉर्म में आपको दे रखा है आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या पूछा है इसमें, हम्म, आपका क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फॉर्म में अगर ये दे रखा है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको ए से दर्शाया है, मतलब रो को क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो आपको क्या पता है कि के किसके बराबर होता है, 1/रो, मतलब 1/a के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 में सी इंटू ए, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का, सॉल्ट ब्रिज में क्यों यूज करते हैं, तो देखिए सॉल्ट ब्रिज में हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसका पर्पस मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका पर्पस होता है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, इस वजह से हम उस इलेक्ट्रोलाइट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। एक्ट एज अ डायपोलर इन ड्राई सेल, इसका आंसर आ जाएगा MnO2, ठीक है। रिडक्शन इज नॉन एज, रिडक्शन मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बोले तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन भी क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो यही रिडक्शन होता है। डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का ऐड होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोजन का नहीं, प्रोटॉन का ऐड होना, प्रोटॉन से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं बताते, ठीक है। व्हाट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ डेनियल सेल, जिंक और कॉपर को जब आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट होता है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ जाता है, जिंक टू कॉपर, ठीक है। और इनसाइड द सेल जाता है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड बाहर से आप कनेक्टिविटी देते हैं ना तब जाता है वो, ठीक है। इन अ सेल कंटेनिंग जिंक इलेक्ट्रोड एंड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिंक एक्ट एज, अगर आप SHE है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन या SHE स्टैंडर्ड कंडीशंस में ना भी लेकर अगर आप एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जिंक को कनेक्ट कर रहे हैं, तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा, तो देखो जिंक से नीचे वाले जितने भी होते हैं वो उसके साथ एनोड की तरह, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी होते हैं उसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो आपका हाफ सेल कैसा बन जाएगा, है ना, अगर हाफ सेल से आप सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो तो आपका वोल्टेज में क्या फर्क पड़ता है, तो वोल्टेज आपका जीरो हो जाता है भाई, ठीक है, घटेगा और जीरो हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज के बिना आपका सेल काम नहीं करता है, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल जब डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, SO2 रिलीज होती है, लेड मैन्युफैक्चर होता है, लेड सल्फेट यूज होता है, H2SO4 आप यूज करते हो उसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एक टाइप होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू हम जीरो रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो देखिए मैच द कॉलम ही आपको कैसे दिए हुए, मैच द कॉलम में आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको यूनिट्स बतानी है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, देखो मुझे जैसा जैसा पता है मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, तो फिफ्थ का हो गया ई। सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो मैंने सबसे पहले इसकी मिला दी, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, तो रो की क्या होगी यूनिट आपकी, आर की,
आर की रेजिस्टेंस की होती है ओम इनवर्स, तो रो की क्या होती है आपकी, आर की वैल्यू होती है रो एल अपॉन ए, है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी ओम, और यहां से आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर, है ना, ओम सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया बी। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इक्विवेलेंट आना चाहिए यूनिट में, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो बची वो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर देना। देखिए सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसी टाइप में, आपके बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के दो एग्जांपल दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप लिख सकते हो NaCl, HCl, है ना, उसके बाद NaOH, KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप एग्जांपल दे सकते हो एसिटिक एसिड का, CH3COOH का आप एग्जांपल दे सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। और इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है आपकी, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है कोलराश लॉ का, ये हम कर चुके हैं अच्छे से। क्या होता है फॉर्मूला, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, तो आपको क्या करना रहता है, पॉजिटिव आयन, है ना, पॉजिटिव आयन कितने हैं और उनकी इंडिविजुअल कंडक्टेंस पॉजिटिव की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, प्लस नेगेटिव आयन कितने हैं उसकी कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालनी रहती है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले फॉर्मूले में ही आपके वन वर्ड आपके निपट जाते हैं, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखिए, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होता है आपका, लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू K इंटू 1000, और अपॉन कंसेंट्रेशन कौन सी लेनी रहती है, नॉर्मेलिटी वाली, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस में यहाँ पे खाली मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, है ना, मोलैरिटी आ जाएगी। डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्जन करता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। उसके बाद what is the potential of both electrodes of the cell due to which electric current flows in the cell, इसको आप क्या बोलते हो, हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड्स की वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन अ, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा एक सेल का पोटेंशियल होता है ना, पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन वाला, इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव EMF बोलते हो, है ना, कल ही हमने पढ़ा था ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। उसके बाद सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू L अपॉन A। सेल विच कैन बी रिचार्ज आर नॉन एज, ऐसे सेल जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी सेल बोलते हो, यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल्स के कौन से होते हैं, जो खाली एक बार यूज करो और फेंको। स्टेट यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चंस वैरायटी बन सकती है वो हमने कवर करी, और भी आप एनसीईआरटी वगैरह में या जितने भी बुक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं, आप कवर करते जाइएगा। मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने क्या देखा, मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आता है आपका, या तो फॉर्मूले से आएगा, ठीक है, या कैसे आएगा, यूनिट से आएगा, तो ये दोनों चीजें तो आपको छोड़नी नहीं, या फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी से आएगा, बेसिक टर्म से आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे तो, जो ऐसा कुछ अलग से कोई फॉर्मूला पूछ लिया हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए सेल कांस्टेंट घुमा फिरा के वो बार बार पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या शॉर्ट आंसर में पूछेगा या लॉन्ग आंसर में एक फर्स्ट पार्ट करके पूछ लेगा, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ किसी जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो उन दोनों में इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ और उसके एरिया का रेशो हम किसको बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MP 2022 का ही है ये क्वेश्चन, है ना। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, क्या होता है, तो देखो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस, इसमें जो जो मैंने टॉपिक्स छोटे मोटे छूट रहे होंगे वो मैंने यहाँ पे विद आंसर लिखे हैं, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और डायरेक्टली आप इससे अपना जो है वो प्रिपेयर कर सकें। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस
गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगाना जिससे उसका कोरोजन ना हो, वो क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहता है। दिस कोटिंग हेल्प्स प्रिवेंट रस्टिंग एंड कोरोजन देयर बाय इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन। मेटल का क्या होता है? लाइफ टाइम बढ़ जाता है। द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल कीप देयर लस्टर, उसका चमक नहीं जाएगी और उसपे जो इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वो काम करती है। ठीक है। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? देखिए मैंने कल ही पढ़ाया था सॉल्ट ब्रिज, और उसके दो फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है। दो नहीं, तीन चार फंक्शंस बहुत सारे लिखवाए थे उसमें, है ना? तो आप सॉल्ट ब्रिज भी नहीं छोड़ के जाएंगे बिल्कुल भी। सॉल्ट ब्रिज इज अ टाइप ऑफ लेबोरेटरी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। काय में यूज होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। दोनों सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। यू शेप ट्यूब होती है जिसमें आप कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जो कि किसमें भरते हैं? अगर अगर का सोल्यूशन या फिर जिलेटिन में भरते हैं। काम क्या करता है? करंट को फ्लो करवाने का काम करता है सर्किट कंप्लीट करके, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, तो ये वाला हम डिफरेंस उसमें पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी यूनिट दीजिए। देखिए यूनिट का वो नहीं भी बोले, दो बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और पहले भी काफी बार, ये अभी रिसेंट का है दो बार, बाकी ये हर बार पूछा ही जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यूनिट का बोले नहीं बोले, आपको यूनिट देनी ही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी, है ना? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, जिसको आपने ये फॉर्मूला बता दिया और ये सॉल्व करके उसकी यूनिट निकाल दी। ठीक है। रेजिस्टिविटी पूछ लिया, वहां पे स्पेसिफिक पूछा था, है ना? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का उल्टा पूछा था, यहाँ डायरेक्ट क्या पूछ लिया? रेजिस्टिविटी पूछ लिया। रेजिस्टिविटी रो आप रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। यूनिट कैसे निकालेंगे अब इसकी? आपको यूनिट निकालनी है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखो रो का फॉर्मूला क्या आ रहा है? रो का फॉर्मूला आ रहा है आपका रेजिस्टेंस इंटू एरिया इंटू लेंथ, है ना? तो इसका यूनिट क्या होती है? आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एरिया की आप मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो, तो अपॉन लेंथ क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। तो आपकी पूरी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई आपकी? ओम सेंटीमीटर। ठीक है। और वन अपॉन रो की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये पिछले वाले में क्या था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, घुमा फिरा के आपके यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। अब देखिए सेल कांस्टेंट का क्या है? डिफाइन सेल कांस्टेंट को डिफाइन करिए और एक रिलेशनशिप बताइए। ठीक है। सेल कांस्टेंट को डिफाइन करिए और रिलेशनशिप बताइए किसके बीच में? स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट के बीच में आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है। सेल कांस्टेंट को जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। सेल कांस्टेंट क्या होता है? x इज इक्वल्स टू एल अपॉन में ए। ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है आपका? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है आपका वन अपॉन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वन अपॉन में रो, है ना? और अब आपको क्या करना है? आपको रिलेशनशिप बतानी है किस किस के बीच में। आपको सेल कांस्टेंट और कप्पा के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो देखिए आपने रो का जब फॉर्मूला निकाला था, रो का जब आपने फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला क्या आया था? आर इज इंटू आर इंटू, यहीं पे निकाला था ना, ए अपॉन एल। एक सेकेंड। देखिए एक्स बराबर किसके होता है? एल बाय ए के होता है। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है। रो का क्या वैल्यू होता है आपका? आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है। ये हो गया दूसरा। आपको क्या निकालना है? रिलेशन कप्पा में। तो कप्पा की क्या वैल्यू होती है? कप्पा की वैल्यू होती है आपकी वन अपॉन रो। ठीक है। यहाँ पे क्या करा? रो की वैल्यू रखी। रो की क्या वैल्यू रखी हमने? वन अपॉन आर। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ए इंटू एल। तो एल बाय ए ही तो क्या होता है? एक्स होता है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स अपॉन आर। ठीक है। कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन आर। ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन। ठीक है। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या तो आप ऐसे लिख दीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, सेल कांस्टेंट अपॉन में सेल कांस्टेंट
अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको अगर आप और मॉडिफाई करें तो ये क्या हो जाता है, कप्पा इज इक्वल्स टू एक्स 1/r क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस भी हो जाता है। तो आप इसी को यूं भी लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, आप दोनों बता सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। आपको मेन इन दोनों को लेना है, बाकी आप और किसी को भी ले सकते हैं। तो ये ढंग से पूरा डिराइव करके आना है, किस चीज को आप क्या बता रहे हो ये भी लिखना है वहां पे, ठीक है। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल का आपको चार्जिंग और पूरा मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपका आएगा तो अच्छे खासे बड़े मार्क्स में आएगा। तो लेड स्टोरेज बैटरी आपकी एक सेकेंडरी सेल होती है, इसका आप पूरा डिटेल वीडियो मैंने आपको जैसा बताया वहां से देख सकते हैं, ठीक है। पूरी सेकेंडरी सेल होती है, मतलब रिचार्जेबल होती है, तो आपको इसका डिस्चार्जिंग का भी रिएक्शन आना चाहिए और चार्जिंग का भी रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन होती कैसे है ना, सबसे पहले रिचार्ज कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब वो वर्क कैसे कर रहा है, तो जब वो वर्क करता है, आपकी लेड स्टोरेज बैटरी वर्क कैसे करती है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देखिए कि जो लेड है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे गया तो +2 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो आपका क्या हो रहा है, लेड जो हो रहा है, लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, लेड का ऑक्सीडेशन हुआ। एनोड पे क्या हुआ देखिए, लेड क्या था, Pb, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो हमने +4 थी, और यहाँ पे निकाली तो +2 थी। तो जब वो +4 से +2 में जा रहा है, दैट मीन्स लेड का क्या हो रहा है, Pb +4 से काय में जा रहा है, Pb +2 में जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बाकी सब तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वही सब इसमें लिखा हुआ है, देखिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेड स्टोरेज सेल्स। जिस जिसका बना होता है इसका डायग्राम वगैरह एक बार आप देख लेना, ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंस में ये सब होता है। ये सल्फेट के आयंस आए कहाँ से, जो आपने H2SO4 लिया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो वो 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस देगा, ठीक है। तो ये SO4 की प्रेजेंस में लेड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद ये जो सल्फेट के आयंस और ये जो H+ के आयंस है, ये सब मिलकर ये H2SO4 ये लोग मिलकर क्या करते हैं, लेड को ही रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन, दी कंप्लीट रिएक्शन। इस टाइप से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल वर्क करता रहता है, और आपका क्या होता है, वो सेल चलता रहता है। अब रिचार्ज में क्या होगा, रिचार्ज में रिएक्शंस जस्ट उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका ये रिएक्शन उल्टा हो गया, एनोड पे ठीक है। तो आपका क्या होगा, जब आप बैटरी रिचार्ज करेंगे फिर से, तो आपके सेल रिएक्शन उल्टे हो जाएंगे। जो यहाँ का था आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा, जो यहाँ पे रिएक्शन था उसको जस्ट रिवर्स करना है ना। तो जब आपका देखो मेन इसमें से पॉइंट नोट करने लायक ये है कि जब आपका सेल आपका जब वर्क करता है ना, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, उस केस में वो वर्क करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जब वो सेल क्या हो रहा है, वापस से चार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है ना, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नली आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद वो क्या हो रहा है, फिर से चार्ज हो रहा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो अब इस केस में वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ये मेन पॉइंट आपको जो है वो नोट करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या क्या डिफरेंस रहते हैं दोनों में। जो आपका गैल्वेनिक सेल रहता है, जिसको आप वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है। इसमें क्या क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं जिसको डिफरेंट कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज के द्वारा ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम सोल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है फॉर स्पॉन्टेनियस, और हमेशा पॉजिटिव रहती है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यूजफुल वर्क इज, मतलब आपका सेल वर्क काम करेगा जिससे आपको वर्क मिलेगा एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आपको करना पड़ रहा है।
एनोड यहाँ पे नेगेटिव रहता है, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे एनोड और कैथोड के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट एनोड, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एंटर करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, और फिर उसके बाद एनोड से होते हुए वो रिटर्न बैक हो जाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज की या पोरस पोर्ट की, मतलब एक ऐसा कनेक्टिविटी मीडियम की जरूरत होती है, और यहाँ पे ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें से कोई से भी 5-6 पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, ठीक है। नॉन्स इक्वेशन का डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होती है नॉन्स इक्वेशन, जब आपको ईएमएफ निकालना रहता है किसी सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल या ई ऑफ सेल जिसको आप बोल सकते हैं, किसके बराबर होता है, उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस कर दीजिए उसका आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे क्या आता है फिर, अगर आपने 2.303 नहीं दिया है तो यहाँ पे आएगा आपका नेचुरल लॉ, क्या आएगा, नेचुरल लॉग आएगा। और यहाँ पे आप रिडक्शन स्टेट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो मैग एम एन पर क्या है, एम एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स लेके आपका मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 अपॉन क्या आना चाहिए, एम एन प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली रिएक्शन किसके लिए दे रखी है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए दे रखी है, ठीक है। और हमने काय के लिए लिखी है, रिड्यूस्ड हाफ सेल के लिए लिखी है। तो अब अगर ये एम एन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इवन यहाँ पर भी प्लस माइनस में ये 1 अपॉन ही आना चाहिए, ठीक है। तब ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं, 2.303 आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा एम की पावर एन, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। तो ये पूरा सा आप डेराइव कर सकते हैं, 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। दोनों लॉ लॉ आपको समझाने हैं, उसमें थ्योरी के लिए भी आप उस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं, उसमें से थ्योरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, और डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। या फिर इसी को, इस क्वेश्चन को इसी तरह घुमा के पूछा जा सकता है, कोरोजन और रस्टिंग क्या होता है, इनके तीन क्या बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बताइए, और यानी तीन कोई सी भी मेथड बताइए जिससे इस रस्टिंग को रोका जा सके, कोरोजन को रोका जा सके, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में अगर हम समझे तो कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट लीड्स टू द ग्रेजुअल डिट्रियोरेशन ऑफ मटेरियल प्राइमरीली मेटल्स, मेटल्स के सड़ने की, धीरे 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 मेटल्स के खराब होने की प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। और ये खराब क्यों होना चाहिए, ड्यू टू केमिकल, किसी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, इन्वायरमेंट के साथ अगर वो मेटल रिएक्ट कर जाता है जिसकी वजह से वो मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इट इज ड्रिवन बाय द फैक्टर्स, ऐसे कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें होता है आपका मॉइस्चर, ऑक्सीजन, और जितने भी कोरोसिव सब्सटेंस रहते हैं, जिसके लिए वजह से मेटल के अंदर कुछ भी एक अलग सी लेयर बन जाती है जो मेटल को खराब करती है, जिसको आप रस्ट भी बोल सकते हो, टार्निशिंग भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लगना है ना, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है। आप देखते हैं जितने भी आपके ज्वेलरीज होते हैं धीरे धीरे वो डल होने लग जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक्सेस आपके इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के टच में आने से क्या होता है, उनके मेटल जो रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। मेटल की क्या होती है, रिएक्शन होने लग जाती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, और वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, ऑक्सीडाइज होके मेटल खराब होने लग जाता है। इन कोरोजन, कोरोजन में होता है क्या, मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। क्या करता है, मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेटल के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम नॉर्मली अगर कोरोजन, आयरन के साथ कोरोजन को क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हैं ना। उसमें कोरोजन और रस्ट दो अलग अलग चीज है। कोरोजन आपका एक बिग अम्ब्रेला है ना, कोरोजन एक आपकी बड़ी चीज होगी जिसमें आप सारे मेटल्स को इंक्लूड कर रहे हो, सारे मेटल्स आ गए इसमें, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया आपका है ना, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, सब आ गए इसमें। लेकिन जब आप पर्टिकुलर कोरोजन ऑफ आयरन की बात करते हो तो इसको आप क्या बोल देते हो, रस्टिंग बोल देते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में, ठीक है। अब अगर आप रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पूछी जाती है, रस्टिंग के पीछे की इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या है, क्या रिएक्शंस वहां पे हो रही होती है ना, क्या पूछा है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग के पीछे क्या प्रोसेस हो रही है। तो देखिए ये ग्रे कलर का एक आपका एक आयरन का रॉड है, ये क्या है, एक पानी की बूंद है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर ये आ गया है ना, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आयरन है ये मेटल है,
ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और आयरन 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, जो मेटल आयरन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल 2+ में, और क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यही रह गए रॉड पे, और ये आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आयरन 2+ मिल गया। अब आयरन 2+ पे आ गया। अब ये एक ऐसा, ये ऐसा एक एटम, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे जो आयरन 2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर एटमोस्फेयर में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, किसकी प्रेजेंस में, H+ आयंस की, मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, H+ आयंस की प्रेजेंस में क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 4H+, 4H+, और इसको बस बैलेंस करना है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे न्यूट्रल चार्ज है, 0 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, -2 का चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ये रिड्यूस होके अब आपका यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन चुका है आपका वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अभी आपके पास मेन 2 चीजें आ गई हैं। क्या 2 चीजें आ गई हैं हमारे पास, एक तो यहाँ से आयरन 2 पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से आपके पास 2H2O आ गया है। ठीक है, अब ये आयरन और वाटर मिलके क्या बनाता है, ये आयरन और वाटर मिलके आपका बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ये जो Fe2+ है ना, ये जो Fe2+ है, ये Fe2+, Fe2+ किससे रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेगा, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, नहीं देखो ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैंने लगाया 2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, आयरन वहां पे है 2, बाकी जो हाइड्रोजन बचे वो 4H+ ये साइड में निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना आपका, आयरन ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, जैसे ही आयरन ऑक्साइड बना, ये देखिए रस्ट एक दिख रहा है आपको, ये रस्टिंग हो गई यहाँ पे। ये Fe2O3 किस टाइप की गंदी सी लेयर बना के उसी मेटल के ऊपर बैठ चुका है। ठीक है, और अगर आपको रस्ट का फॉर्मूला लिखना है तो ये एक आयरन ऑक्साइड है, ये जो Fe2O3 है, ये कंटिन्यूअसली बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आके क्या बना लेता है, इसका एक हाइड्रेट फॉर्म बना लेता है, एक हाइड्रेटेड फॉर्मूला बना लेता है। और इस हाइड्रेटेड फॉर्मूले को आप क्या बोलते हैं, जब इसी आयरन से बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ के रहने लग जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और ये थ्योरी आपको लिखनी है, किसके पीछे, रस्टिंग ऑफ आयरन के पीछे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग और इम्प्योरिटीज आपको बतानी है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं, और मेथड ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन सी होती है जो आप आयरन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप क्या क्या लिखेंगे कि किस किस फैक्टर से जो आपका कोरोजन है वो अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, क्यों अफेक्ट हो रहा है, आपका मेटल का नेचर कैसा है, मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा कोरोजन करेगा, और कम रिएक्टिव होगा तो कम कोरोजन करेगा, कम ऑक्सीडाइज होगा, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। इम्प्योरिटीज, अगर आपके मेटल में कोई ऐसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जो फटाफट जाके ऑक्सीडाइज कर सकती है तो वो मेटल को सड़ाने में ज्यादा योगदान देगी। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपका जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, एसिडिक गैसेस का कंटेंट होगा, उतनी जल्दी आपका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। किस किस मेथड से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप बैरियर प्रोटेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन से कर सकते हैं, एंटी रस्ट सोल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन है जो रस्टिंग के अगेंस्ट काम करता है, आप वो सोल्यूशन लगा दीजिए आपके मेटल पे। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, आपके मेटल को आप कोटिंग कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो मेन लेयर रहेगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब आप बैरियर प्रोटेक्शन मतलब क्या, आपने मेटल और इस मॉइस्चर के बीच में एक बैरियर लगा दिया है तो वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसी में क्रोमियम की कोटिंग अगर आप निकल और क्रोमियम की करते हैं तो आप उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन का ये एक पार्ट है। और आयरन पार्टिकल को, अगर आप आयरन के जो आर्टिकल्स हैं इनको आप क्या करते हैं, जिंक में कोट करवाते हैं तो उसको आप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस का आप नाम याद रख सकते हैं। सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि मतलब अगर आप इसके बाहर, ये आपका मेन मेटल है, इसके बाहर आप किसी ऐसी लेयर की प्रोटेक्शन करते हैं जो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो, है ना, इससे ज्यादा जो रिएक्टिव हो, मतलब
ये आपका कम रिएक्टिव होना चाहिए, मान लो गोल्ड है और इसके ऊपर मान लो आप आयरन की, ये एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, जो ऐसा आपने कोई मेटल या नॉन मेटल, ऐसा मेटल के आपने यहाँ पे लेयर लगा दी जो उससे क्या होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होना चाहिए जो आपका मेन मेटल है ना, उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए जो आप बाहर लेयर लगा रहे हैं उससे। तो अब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ऊपर ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और आपका मेन जो मेटल है वो आपका क्या रहेगा, प्रिवेंट रहेगा। ठीक है, इसी को आप सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने मेथड ऑफ प्रिवेंशन वगैरह देख लिए हैं, और ये आपका इसी तरह से पूरा, ये भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका बड़े नंबरों में आएगा, अच्छे खासे मार्क्स में आएगा, हाई मार्क्स में आएगा, तो आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। ठीक है, पॉलराश का लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए उन्होंने नियम दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इस टाइप से आप उसके इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को आप जब इंडिविजुअल आयंस का सम करते हैं तो आपको ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिल जाती है। ठीक है, एप्लीकेशंस में आप इसकी हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी निकाल सकते हैं, पहला एप्लीकेशन, और आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, दूसरा एप्लीकेशन। ये हमने पूरा समझा था, आप उसमें जाके पूरा वापस समझ सकते हैं और अदरवाइज यहाँ से तैयार कर सकते हैं। डेनियल सेल बोले, सेल रिएक्शन बोले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले, गैल्वेनिक सेल बोले, वोल्टाइक सेल बोले, सब एक ही सेल है जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन पूरा कवर करा था। ये क्वेश्चन भी हाई मार्क्स में आएगा अगर आएगा तो। ड्राई सेल को लेवल डायग्राम के साथ समझाएं, ये बोले या नहीं बोले, अगर आपका हाई मार्क्स में आ रहा है तो आपको तीन चीजें देनी ही देनी है। क्या देना है, सेल डायग्राम देना है, ठीक है, थ्योरी देनी है थोड़ी सी, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन देना है, सेल को रिप्रेजेंट करके आना है, और सेल रिएक्शन देना है। ये चार पांच चीजें तो आपको देनी ही देनी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आप एग्जांपल के साथ समझाना, एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चंस लाने का ये टारगेट था, मेन मोटिव ये था कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि हमने अभी तक जितनी भी थ्योरी की एक ही वीडियो में जो जो थ्योरी कवर करी उससे आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ पर आपका पार्ट वीक जा रहा है या क्या चीजें आपके प्रिपेयर नहीं हुई है, कौन कौन से टॉपिक में आपको जरूरत है ना। ये सिर्फ मैंने कुछ कुछ ईयर्स में मेंशन करे हैं, आप देखेंगे ये रिपीट होते ही जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। आप भले किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप इससे क्वेश्चन का आइडिया लीजिए, किस टाइप से आप उसको लिख सकते हैं वो आइडिया लो। अगर आपको थ्योरी में दिक्कत आए तो उस थ्योरी के वीडियो को आप देखें जाके और ढंग से अपना पूरा थ्योरी का पार्ट कवर करें। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ये पूरा आप रिवाइज करके रखें जिससे कि आप अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यूएशन में हम बोर्ड से पहले पूरी तैयारी करके बैठे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।